ट्रैवलिंग गियर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रथमेश आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश और टेंशन फ्री और मज़े में होंगे। तो जैसे हमने बताया था, उदयपुर के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हम बाइक से पहुँच गए हैं, तो हमने वहाँ पे ले लिया है गाइड और अभी हम पूरी अंदर की टूरिंग बाइक से करेंगे और फिर करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो एपिसोड 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है, तो वीडियो के साथ बने रहो। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे अच्छी बात है कि हमने एक गाइड ले लिया है। थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है क्योंकि किला बहुत बड़ा है, लेकिन मेन पॉइंट सब कवर कर लेंगे उसमें, उन्होंने बताया। और व्लॉग के हिसाब से गाइड की ज़रूरत है क्योंकि मुझे नहीं पता इधर क्या क्या है, तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग ने इसलिए गाइड लिया है और पूरी बाइक पे ही पूरी राइड होएगी, तो मैं सब आपको दिखाऊँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं गाइड के साथ आगे। हाँ, तो चलो गाइस, शुरुआत हो गई है राइड की। ये सामने जो वाइट शर्ट में जो आदमी है वो हमारे गाइड है। तो मैं बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें कवर करूँगा इस व्लॉग में। चित्तौड़गढ़ तो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है व्लॉग, लेकिन जो बेस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो बने रहो वीडियो के साथ और अभी फिर मिलते हैं एक एक जो पॉइंट्स है वहाँ पे। तो गाइस, अभी कौन सा टेंपल है ये? मीराबाई। क्या टेंपल का नाम है? कुंभ श्याम टेम्पल और मीराबाई का टेम्पल। कुंभ श्याम टेंपल और मीराबाई का टेंपल चढ़ रहे अभी। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे आपका वेलकम है। आज हम विजिट करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ओके। यहाँ पर हमें विजिट करने में मिलता है मीराबाई टेम्पल, कुंभ श्याम टेम्पल, विजय स्तंभ टावर, जौहर स्थल जहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, यहीं पे किया था। नहीं, सब सारे पॉइंट कंटिन्यू आएंगे। हाँ, जौहर नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा। ओके। हाँ। तो ये सारे हम आइडेंटिटी है आज के हमारी कि हम ये विजिट करने वाले हैं। तो विजय स्तंभ टावर, जौहर स्थल जहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया, समादेश्वर मंदिर, गोमुकुंड जो रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल होता है, और पद्मिनी पैलेस और युद्ध का मैदान जहाँ राजा रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये सब हमें विजिट करने में आज यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने से पहले मैं यहाँ की बेसिक जानकारी आपको बता दूं कि इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट की स्थापना हुई थी 7वीं सेंचुरी के अंदर। सबसे पहले यहाँ के राजा हुए चित्रांगद मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो 7वीं सेंचुरी के अंदर उन्होंने इस फोर्ट की स्थापना करी। एक ही पहाड़ी को काट के उन्होंने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का निर्माण कराया था 7वीं सेंचुरी में। उसके बाद 18वीं सेंचुरी तक यहाँ पर 72 राजाओं ने रूल्स किया है। तो उन्होंने अपने कार्यकाल, अपने टाइम पीरियड के अंदर अनेक मॉन्यूमेंट बनाए हैं, जो हमें 1 बाय 1 करके आगे विजिट करने में मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट 13 किलोमीटर के राउंड एरिया में फैला हुआ है, और अगर हम इसको एकड़ में नापे तो 700 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। बाप रे। पूरा 13 किलोमीटर का राउंड एरिया देखने में मिलता है। और हम इसके मैप की बात करें तो वेल मछली के आकार का ये बना हुआ देखने में मिलता है। अच्छा, लंबा मतलब है। हाँ, पूरा वेल मछली के जैसा ये पूरा राउंड होते हुए देखने में मिलता है। तो सारे मॉन्यूमेंट हमें 1 बाय 1 करके आगे विजिट करने में। लगभग कितना टाइम लग जाएगा ये सारे? 2 घंटे के आसपास। ओके, क्या बात है। तो 2 घंटे सर आपको अभी मेरे साथ रहना है। चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामने जो आपको देखने में मिलता है कुंभ श्याम मंदिर। ओके। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 8वीं सेंचुरी में। गुजरात के ईडर गांव से बप्पा रावल आए थे इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को विन करने के लिए, और उन्होंने मान मोरी जो राजा था उनको हराया था, और 8वीं सेंचुरी में उन्होंने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे विजय प्राप्त की थी। और 8वीं सेंचुरी में उन्होंने राजपूत वंश की स्थापना की, यानी गुहिल वंश की स्थापना 8वीं सेंचुरी में यहाँ पर की थी बप्पा रावल ने, जो गुजरात के ईडर गाँव से आए थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 8वीं सेंचुरी में कराया। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर आपको 113 टेम्पल विजिट करने में मिलते हैं। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं सेंचुरी में इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे अटैक किया, तो उसने काफ़ी सारे मंदिरों को डैमेज कर दिया। डैमेज करने का रीज़न ये रहा कि अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि जो भी राजपूत राजा हैं या योद्धा हैं, उनको जो देवी शक्तियाँ प्राप्त होती है वो मंदिरों से प्राप्त होती है। अगर मैं मंदिरों को डैमेज कर दूंगा तो शायद मैं इनसे युद्ध में आसानी से विजय हो जाऊंगा। तो इस वजह से उन्होंने 13वीं सेंचुरी में इस मंदिर को डैमेज कहीं ना कहीं वो मानता भी था।
कि मतलब जी कि हिंदू पावर जो भगवान मिलती सही है है, उनको मतलब, हाँ। हिंदुओं से मिलती है, भगवान से मिलती है, तो इस वजह से तो चलो। 13th सेंचुरी में इस मंदिर को डैमेज कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 14th सेंचुरी में राणा कुंभा का दौर आया और राणा कुंभा ने इस मंदिर की रिपेयरिंग कराई थी और उस समय उन्होंने इस मंदिर के अंदर भगवान राधा कृष्ण बलराम जी की मूर्ति स्थापित कराई थी 13th सेंचुरी के अंदर 14th सेंचुरी में। तो उसके बाद से 14th सेंचुरी के बाद इस मंदिर का नाम रखा गया कुंभशाम मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी है कि इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे प्राचीन मंदिर आपको देखने में मिलता है और सबसे बड़ा मंदिर इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का आपको यहीं पर विजिट करने में मिलता है। इसको दो तरह आर्किटेक्ट करके बनाया गया है। अगर आप इसको फ्रंट से विजिट करेंगे तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जैसा आपको देखने में मिलता है इसका आर्किटेक्चर, और बैक साइड से आप देखेंगे तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के जैसा इसका आर्किटेक्चर आपको देखने में मिलता है। जो डिज़ाइन है दो तरह से बनाई गई है इस मंदिर की। इसी के साथ पास ही में आपको बैक साइड में देखने को मिलता है मीराबाई का टेम्पल। मीराबाई का जन्म हुआ था 14th सेंचुरी में पाली के कुड़की गांव में, लेकिन उनका विवाह हुआ यहाँ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे राजा भोजराज, तो उनके साथ उनका विवाह बाल्य अवस्था में हो गया था। कुछ समय बीतने के बाद राजा भोजराज की अचानक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और कृष्ण भगवान को अपना हस्बैंड मानने लगती है। तो ये बात उनके ससुराल पक्ष को पसंद नहीं आती थी। उनके सबसे बड़े देवर थे विक्रमादित्य जी। उनका कहना था कि राज परिवार की जो बहू बेटियां हैं वो रॉयल फैमिली में अपना जीवन व्यतीत करें। उनको यह शोभा नहीं देता कि वह सन्यासी के साथ उठे बैठे भजन कीर्तन करें, तो ये सब राज परिवार की बहू बेटी को शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने कई बार मीराबाई को मना किया। मीरा उस जमाने में प्रथा होती थी जौहर प्रथा, सती प्रथा, लेकिन मीराबाई ने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया और कृष्ण भक्ति कंटिन्यू रखी। तो उनके देवर विक्रमादित्य जी ने उनको कई बार जान से मारने के प्रयत्न किए। एक बार मीराबाई को इसी मंदिर में जहर का प्याला दिया गया और फोर्स किया गया पीने के लिए। ओके। तो मीराबाई ने उस जहर को प्याले को लेके श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित किया एज ए प्रसाद के रूप में, और फिर उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो जो जहर था वो अमृत में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उस जमाने में मीराबाई की कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल हुआ करती थी। चलो फिर निकलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में, जहाँ पे 4 और पॉइंट है, तो लाइव मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाएगी पॉइंट पे। मज़ा आ रहा है चित्तौड़गढ़। मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सबसे बड़ा फोर्ट है एशिया का। और सेकंड थिंग, प्रॉब्लम ऐसा है कि कहानियाँ भी बढ़ी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो आप समझ सकते हो, आपने पद्मावती मूवी तो देखी है, तो कितना पॉपुलर रहा है ये फोर्ट। तो इसलिए इसकी कहानियाँ भी सब बड़ी है। तो मैं वही आपको बोलूँगा कि थोड़ा आप धीरज रखो और मेरे साथ बने रहो वीडियो में, क्योंकि मैं पूरा इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ की जानकारी मिले और मज़ा भी ले पाए और आप भी आ सके, तो इसलिए ओके। तो बने रहो वीडियो के साथ। ओके, तो गाइस पहुँच गए अभी। क्या पॉइंट के नाम है? विजय स्तंभ टावर। हाँ। सेकंड आता है जौहर स्थल। जौहर स्थल। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। ओके। थर्ड आता है समादेश्वर मंदिर। ओके। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर है। और फोर्थ आता है गौमुख कुंड, जो रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल भी कहलाता है। तो यहाँ पे टिकट चेकिंग होती है, आपको टिकट निकालना है, वो आपको वहीं पे मिलेगा। मैं टिकट के बारे में और एक चीज़ बाद में बताऊँगा, वो मैं मेंशन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को तकलीफ, मेरे बंदे ने बोला कि बहुत तकलीफ होती है। बस ये एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर चित्तौड़गढ़ के जो मेन मैनेजमेंट अगर ये वीडियो देख रही है, तो सर जी आपको एटलीस्ट 2 टिकट विंडो करने चाहिए, क्योंकि एक विंडो में पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। तो 2 एटलीस्ट टिकट विंडो रहेगी तो फटाफट, एक ही विंडो है ना? हाँ, तो पब्लिक कितना आ रहा है यहाँ पे? काफ़ी आधा समय तो टिकट निकलने में चला जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट का मज़ा लो। इस 2 टावर्स हमें देखने को मिलेंगे। ये विजय स्तंभ टावर है, और इसी के बैक साइड में जब हम राउंड करते हुए चलेंगे तो कीर्ति स्तंभ टावर देखने को मिलेगा, जो जैन धर्म को प्रमाणित है। जैन धर्म को? हाँ, ओके तो ओके। 12th सेंचुरी का बना हुआ है वो। हाँ। और वो इससे पहले का बना हुआ है, वो हमें बैक साइड में विजिट करना मिलेगा। ओके। ओके, जय हनुमान। ये कोई प्लेस है क्या? नहीं, ये ओनली फॉर गवर्नमेंट ने थोड़ा अच्छा, गवर्नमेंट ने बनाया। ओके ओके, थोड़ा डेकोरेट अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स विजिट करने मिलते हैं। ओके। फर्स्ट आता है, आपको देखने को मिलता है विजय स्तंभ टावर, जो राणा कुंभा ने बनाया था
सेकंड आता है जौहर स्थल, जो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, जो आपको सामने पूरा गार्डन एरिया देखने मिलता है। हाँ, जौहर है, जौहर पैलेस कहलाता है, लेकिन सन 90s में गवर्नमेंट ने इसको गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। थर्ड आता है समादेश्वर मंदिर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी मंदिर देखने को मिलता है, और इसी के बैक साइड में गोमुख कुंड देखने को मिलेगा, जो रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले हम बात करते हैं विजय स्तंभ टावर की। विजय स्तंभ टावर की स्थापना हुई थी 14th सेंचुरी में। यहाँ के राजा थे राणा कुंभा। उन्होंने गुजरात के शासक महमूद खिलजी और मालवा यानी मध्य प्रदेश के शासक अहमद खां दोनों को एक ही युद्ध में हराया था, तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इस विजय स्तंभ टावर का निर्माण कराया था 14th सेंचुरी में। उस समय इसको बनने में करीबन 8 वर्षों का समय लगा। लगभग 1440 से लेकर 1448 तक ये विजय स्तंभ टावर बनके तैयार हुआ। उस समय इसको बनाने में 90 लाख रुपए सोने और चांदी की मुद्राएं इन्वेस्ट की गई थी, तब जाके विजय स्तंभ टावर बनके तैयार हुआ था। जैसे हिंदू देवी देवताओं में 9 ग्रह होते हैं, वैसे 9th फ्लोर में इसको बनाया गया है। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 इसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं, जो राउंडदार होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। पहले ये टूरिस्ट के लिए ओपन था, लेकिन जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने इसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया, क्योंकि अंदर सकड़ा रास्ता होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है अंदर, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको अभी टेम्परेरी बंद कर रखा है। इसी के साथ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मोनो चिन्ह भी आपको यही विजय स्तंभ टावर देखने को मिलता है। एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या मतलब ये क्या है, क्या मतलब इसका यूज क्या है? ये सर विजय का प्रतीक है। उन्होंने एक सिंबल के तौर पे बनाया था। अच्छा, सिंबल। ओके ओके। ओनली फॉर सिंबल के तौर पे बनाया था। आपको पानी का कुंड देखने मिलता है। इस कुंड का नाम रखा गया है गोमुख कुंड। गोमुख कुंड। गोमुख कुंड इसलिए क्योंकि वहाँ पिलर्स वगैरह डूबे हुए हैं, सामने देखने मिलता है। वहाँ शिव जी भगवान का छोटा सा टेम्पल है, और जो नंदी जी जो है पत्थर के अंदर विराजमान है, तो उनके मुख से 12 महीने 24 घंटे नेचुरल पानी आता है, जिससे शिव जी भगवान का कंटिन्यू अभिषेक होता है। कहाँ पे? वो पिलर्स वगैरह डूबे हुए हैं, वहाँ शिव जी भगवान पूरा टेम्पल है वो। अच्छा, वो टेम्पल है? वहाँ पर टेम्पल है वो टेम्पल है, छोटा सा ही टेम्पल है, जिससे नंदी जी के मुख से 12 महीने 24 घंटे नेचुरली पानी आता है, जिससे शिव जी भगवान का कंटिन्यू अभिषेक होता है। पानी आना 8 दिन तक बंद नहीं हुआ। पानी कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। नेचुरल चीज को नेचुरली रखा गया है, इस वजह से। अच्छा। पानी काफी वर्षों से बहता रहा है। तो अंदर एक सवाल, सॉरी मैंने आपको रोका, तो अंदर शिवलिंग है क्या? हाँ, शिवलिंग जी है, और नंदी जी जो है पत्थर के अंदर विराजमान है। तो उनके मुख से 12 महीने 24 घंटे पहाड़ों से पानी रिस के आता है, और उनके जिनसे उनका कंटिन्यू अभिषेक होता है। ओके। और ये इस किले की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इस कुंड को सास बहू का कुंड भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी उनकी जो सास थी, वो अपने महल से गुप्त टनल के जरिए यहाँ पर आती थी, यहीं पर नहाया करती थी, और शिव जी भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद टनल के जरिए अपने महल में चली जाया करती थी। पुराने जमाने में पर्दा प्रथा होती थी, रानियों को सिक्योरिटी के साथ लाया और ले जाया जाता था, इसलिए टनल का उपयोग किया जाता था। और ये जो बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, ये इस फोर्ट की बाउंड्री वॉल है, जो 13 किलोमीटर राउंड एरिया में फैली हुई है। तो आप अगर गूगल पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट सर्च करते हैं, तो सबसे पहला जो व्यू आपको देखने को मिलता है, वो आपको इसी स्थान का देखने को मिलता है। हाँ, मतलब ये रोड से भी आते हैं तो यही देखने को मिलता है। ये रोड से आते तो यही देखने मिलता है ना जी। और अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं, तो वहाँ छोटा सा हॉल है, जिससे पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो नीचे जाता है। तो जब आप बाहर से आते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे एंट्री लेते हैं, तो वाटरफॉल जैसा आपको बारिश के मौसम में नजारा आपको यहाँ का देखने को मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ सामने की साइड में एक हवेली देखने को मिलती है। वैसे वो पूरा डैमेज पार्टीशन है। वो हवेली है? हाँ, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। हाँ। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ना, 3rd जोर की जिन्होंने किया था, जयमल जी और उनकी वाइफ फूल कंवर ने जी, तो उनकी हवेली वहाँ से आप लोगों को दूर से देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा डैमेज होने के कारण वहाँ जाना अलाउड नहीं कर रखा है गवर्नमेंट ने, इस वजह से। तो हम टूरिस्ट को यही से एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी वाइफ वहीं पर रहा करती थी, जयमल जी और उनकी वाइफ, तो वो वहाँ पर रहा करते थे, और उन्हीं की वाइफ ने 3rd जोर किया, जो 7000 लेडीज के साथ किया था। जो हमने जोर स्थल देखा वहीं पर किया था। पॉइंट अभी आगे है रानी पद्मावती का पैलेस, तो हमारे साहब बताएंगे। ओके। तो सामने जो आपको महल देखने को मिलता है, ये रानी पद्मिनी का पैलेस कहलाता है, जो जल महल के नाम से जाना जाता है। ओके। रानी पद्मिनी ओनली फॉर गर्मी के 4 मंथ्स यहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि पुराने जमाने में कूलर पंखे ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो रूम को ठंडक रखने के लिए राजा रतन सिंह जी द्वारा रानी पद्मिनी के लिए इस जल महल का निर्माण कराया गया था। और बाकी के 8 मंथ जो है, जब हमने कुंभा पैलेस विजिट किया था बाहर से, वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चलता है, तो वहाँ पर 8 मंथ राजा रतन सिंह जी और रानी पद्मिनी वहाँ पर रहा करते थे। अच्छा। महल है। रानी पद्मिनी की जो दासियां जो सेवा वगैरह करती थी, वो इस महल के अंदर रहा करते थे। ये महल के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 13th सेंचुरी में अटैक किया था, तो इसको पूरी तरह डैमेज कर दिया था। और अब अंदर सन 90s के बाद में गवर्नमेंट ने इसके अंदर गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है, जो अगर आप बाद में विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सन 13th सेंचुरी में जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि रानी पद्मिनी नाम की यहाँ पर खूबसूरत महिला रहा करती है, तो वो उन्हें पाने के लिए दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आ पहुंचता है। उसे दिल्ली से चित्तौड़ आने में 6 मंथ का समय लगता है, और चित्तौड़गढ़ आने के बाद वो चारों ओर से सैनिकों द्वारा अपने सीज कर लेता है इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। तब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह जी, वो अलाउद्दीन खिलजी को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो मिलने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी उनके सामने शर्त रखता है कि मुझे रानी पद्मिनी का चेहरा देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ से वापस दिल्ली लौट जाऊंगा।
लेकिन फर्स्ट बार में राजा रावल रतन सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी की शर्त को मंजूर नहीं करते जी। हैं और वह मेहमान बन के आए थे और इंडिया में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो उनको मेहमानदारी के साथ वापस चित्तौड़गढ़ से विदा कर दिया जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और 6 मंथ तक इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को चारों ओर से सीज कर लेते हैं। उस जमाने में इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। पीने के लिए यहाँ के सैनिकों जो 70,000 लोग इस फोर्ट के ऊपर रहा करते थे, उनके पीने के लिए करीबन 84 पानी के तालाब थे इस फोर्ट के ऊपर। यहाँ की सिक्योरिटी पर्पस भी काफी टाइट थी। 580 फीट की ऊंचाई पे है ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट और चारों ओर से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, तो यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे वीकनेस पॉइंट उस जमाने के अंदर ये रहा कि चारों ओर आपको पथरीला इलाका देखने को मिलता है, तो यहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं है। ना उस जमाने में था, ना अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ खेती करना पॉसिबल नहीं है। तो ये उस जमाने का सबसे वीकनेस पॉइंट रहा। यहाँ पर पहले राजा महाराजा लोग जो यहाँ 70,000 पॉपुलेशन रहा करती थी, तो उनके अनाज के लिए वहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट से नीचे से यहाँ पर अनाज आता था। ओके। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 6 मंथ तक सीज किया था, तो उसने फूड चेन को स्टॉप कर दिया चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे, तो ऊपर अनाज आना पॉसिबल नहीं था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पूरा सीज वो यहीं से आता था क्या अनाज? बैक साइड में हमें देखने को मिला। हाँ 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 हाँ। तो फिर राजा रतन सिंह जी ने जनता की भलाई और अनाज की समस्या को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी की शर्त को मंजूर करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को इस फोर्ट पे बुलाया जाता है रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाने के लिए। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो तो रानी पद्मिनी को आईने के अंदर दिखाया गया, लेकिन 13th सेंचुरी में आईने का आविष्कार नहीं हुआ था। 13th सेंचुरी में चांदी की थाली नुमा आकृति हुआ करती थी, बड़ी सी चांदी की हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को सामने वाले विंडो वाले रूम में बुलाया जाता है रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाने के लिए। कहाँ पे? विंडो वाला रूम हमें वो अंदर जाएंगे तो विजिट। तो रानी पद्मिनी को यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को उस रूम में बुलाया जाता है रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी को उस रूम में ऐसे सेंटर में खड़ा किया जाता है और सामने की वॉल पे 90 डिग्री एंगल पे चांदी की थाल लटकाई जाती है। रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी के अंदर, पानी से वो रिफ्लेक्शन विंडो से होते हुए 90 डिग्री एंगल पे जो चांदी की थाल लटकाई थी वहां पर रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ओनली फॉर रानी पद्मिनी का चेहरा जो है रिफ्लेक्शन के जरिए देखा था। बहुत सारे लोग कहते हैं फेस टू फेस दिखाया या आईने में दिखाया, तो ये सब अफवाह है। रानी पद्मिनी का चेहरा ओनली फॉर चांदी की थाल के अंदर दिखाया गया। जब रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया जा रहा था, तब उस रूम के अंदर उनके जो 2 प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल, जो रिश्ते में चाचा और भतीजा हुआ करते थे, वो दोनों भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस रूम में मौजूद थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा यदि आप बैक साइड टर्न करके देखोगे तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने ओनली फॉर रानी पद्मिनी का चेहरा एज ए रिफ्लेक्शन के जरिए चांदी की थाल के अंदर देखा। गोरा की डैमेज हवेली वो देखने को मिलती है जो पानी के अंदर की डैमेज हवेली बोले तो उनके सेनापति थे ना, गोरा। हाँ पिक्चर में डैमेज हवेली वो देखने को मिलती है। वो बादल की हवेली रोड के उस साइड देखने को मिलती है। बादल ये उनके जो 2 प्रमुख सेनापति थे, राइट। हवेली रानी पद्मिनी के जल महल के पास में सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बनाई गई थी, इस वजह से आपको देखने को मिलती है। और उस रूम में बाद में सन 90s में गवर्नमेंट ने तीनों वॉल पे कांच लगाए थे ताकि टूरिस्ट को समझ में आए, डेमो देखने को मिले कि किस प्रकार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया। लेकिन तो हम जा सकते क्या उधर? उसके अंदर चलेंगे उसके बाद। जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई तो उसका काफी सारा विरोध हुआ। करनी सेना वालों ने इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 3 दिन तक टूरिस्ट के लिए बंद रखा था, जिसमें काफी सारे आपत्तिजनक तथ्य थे इस वजह से। अभी हम आए हैं वो पद्मिनी के दासियों के महल में। दासियों के महल में? ये दासियों का महल है? जो सेवा वगैरह करती थी रानी पद्मिनी की, उनके दासियों का महल हमें विजिट करने मिलता है। ओके। लेकिन डैमेज होने के कारण फिर 90s में गवर्नमेंट ने इसको गार्डन के अंदर कन्वर्ट करा दिया। और आगे चल के हमें राइट साइड में रानी पद्मिनी का जल महल देखने को मिलता है, जहाँ रानी पद्मिनी रहा करती थी ओनली फॉर 4 मंथ। 4 मंथ? हाँ। वो ठंडी के टाइम, मतलब गर्मी के टाइम में, हाँ समर टाइम में रानी पद्मावती उस जल महल के में रहती थी, ताकि एक टाइप का वो बोला था उन्होंने, जैसे हम AC यूज़ करते, कूलर यूज़ करते, वैसे उस टाइप का वो कूलर था। ओके, बहुत अच्छी प्लेस है, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। इतना मतलब पीसफुल प्लेस है ना, वाओ। ये कम ऑन। जल महल हमें आगे साइड में देखने को मिलता है जी, जो पानी के अंदर बना हुआ है, और ये उनकी दासियों का महल है। लेकिन रानी पद्मिनी आने जाने के लिए इस टनल का उपयोग करती थी। ये टनल है? छोटी सी टनल है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जाती है और फिर रानी पद्मिनी जल महल में जाने के लिए बोट के जरिए अपने महल से आया जाया करती थी। तो ये वो रास्ता उपयोग में लेती थी रानी पद्मिनी आने जाने के लिए। सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है ये रानी पद्मिनी का जल पैलेस है, जो हमने बाहर से विजिट कराया था। तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि रानी पद्मिनी को यहाँ पर सीढ़ियों पे बिठाया गया था उस जमाने के अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर बैक साइड में रूम में सेंटर में खड़ा किया गया। यहाँ पर सेंटर में खड़ा किया और सामने की वॉल पे 90 डिग्री एंगल पर चांदी की थाल लटकाई गई थी। अच्छा, वो चांदी की थाल वहाँ पर लटकाई गई थी। ओके, एक सेकेंड। तो सामने की साइड में रानी पद्मिनी को बैठाया, रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ा पानी
पानी के अंदर, पानी से वो रिफ्लेक्शन सीधा विंडो से होते हुए 90 डिग्री एंगल पर जो चांदी की थाल लटकाई गई थी वहाँ पर रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पड़ा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को ओनली फॉर रानी पद्मिनी का चेहरा रिफ्लेक्शन के जरिए दिखाया गया था, वो भी चांदी की थाल में। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, ऊपर के, अच्छा ऊपर भी अभी वो बंद है। पहले यहाँ के लोकल पब्लिक कहती थी कि डबल फ्लोर भी हुआ करता था, बहुत सुनने में आता था, लेकिन 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने डैमेज कर दिया तो फिर देखने को नहीं मिलता। यहाँ से स्टार्ट करिए। तो सामने जो आपको रूम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ये रानी पद्मिनी की दासियों के रूम हुआ करते थे। तो रानी पद्मिनी की दासियाँ वगैरह इन छोटे छोटे रूम्स में रहा करती थी, तो यहीं पर वो विजिट रहती थी। और जब कोई ये विंडो सेशन जो आपको देखने को मिलते हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं, ये विंडो सेशन इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि बाहर से जब कोई राजा महाराजा विजिट पे आते थे यहाँ पे, तो वो इस रास्ते से जब जाते थे तो उनके वेलकम के लिए यहाँ से इस विंडो से फ्लावर वगैरह की बारिश की जाती थी। अच्छा, तो इस वजह से हाँ, तो उनके वेलकम के लिए ये सारे विंडो सेशन आपको देखने को मिलते हैं। जब राजा बाहर से जाते थे तो उनके ऊपर फ्लावर की बारिश वगैरह की जाती थी। ये उस जमाने के रूम्स वगैरह हुआ करते थे उनके। इतनी अच्छी डिजाइन है, देखो ज्योमेट्री है, मान दे। चलिए ये उनके टॉयलेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जो रानी पद्मिनी दासियाँ वगैरह होती थी तो उनके टॉयलेट्स वगैरह वैसे तो बंद है। अभी भी मतलब काफी मेंटेन करके रखे हैं। बिल्कुल, अब सब पूरा ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मेंटेन करके रख रखा है और गार्डन में कन्वर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर आते रहेंगे। ये क्या है? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बैटल ग्राउंड पे, जहाँ पे सारी हिस्ट्री अभी क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसको पूरा मूवी के जैसे ही बनाने वाला हूँ। ये हमारा एक मिनट में पूछता हूँ, ये हमारा इसके बाद और कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट्स हो रहे हैं। ये और एक पॉइंट है। हाँ, युद्ध का मैदान और कीर्तिस्तंभ टावर। कीर्तिस्तंभ टावर हमने देखा था, विजयस्तंभ टावर। हाँ हाँ, ओके। तो ये बैटल ग्राउंड अभी ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है और इसके बाद रहेगा कीर्तिस्तंभ टावर। तो अभी हम उधर जा रहे हैं। ये युद्ध का मैदान, वाह, इतना बड़ा था वो युद्ध का मैदान। जहाँ तक नजर जाती है आपको इतना बड़ा। कुछ तो है। तो गाइज देखो, ये है युद्ध का मैदान। तो सोचो कितना बड़ा उस टाइम पे युद्ध हुआ होगा। आप सोच नहीं सकते हो कि कितने लोग मारे गए होंगे उस युद्ध में, बाप रे। तो गाइज अभी हम आए हैं युद्ध मैदान के बाद। ये है कीर्तिस्तंभ टावर और ये सबसे ऊंचा टावर है। बहुत लोग कहते हैं कि इसे राणा कुंभा ने बनाया था, लेकिन नहीं, इसको जैन समाज के लोगों ने बनाया था। बहुत मतलब इस किले में बहुत सारी पीढ़ियाँ रह के गई है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है। और ये एक्चुअली जैसे विजय स्तंभ पहले हमने देखा था, वैसे ही एक लास्ट पॉइंट है कीर्तिस्तंभ टावर। तो आप देख सकते हो कि इस पे कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी बनाई है। जैन महावीर जैन की कुछ तस्वीरें लगाई है। तो चलो गाइज, मैं अभी यही वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाए। तो चलो फिर मुझे इजाज़त दो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी प्लेस के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार दो कमेंट में। तो चलो गाइस, गुड डे,
टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।